फिलहाल मुनाफा मैं आपको बताता हूँ बहुत ही शानदार है और इस बार रेवेन्यू के नंबर्स भी मेरे पास आ चुके हैं। 2.13 लाख 2.13 लाख का नंबर आया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.21। तो 2,21,000 के मुकाबले 2,13,000 का नंबर रेवेन्यू का आया है। रेवेन्यू के फ्रंट पे इनलाइन है, आप इसको मान सकते हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पे बहुत ज़बरदस्त है, 19,000 करोड़ का नंबर है, 19,300 करोड़ का। ये कंसोलिडेटेड आय अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है 2,13,000 और हमारा एक्सपेक्टेड था 2,21,000 का। मैं आपको मार्जिन्स भी बता देता हूँ। मार्जिन्स आए हैं करीब 18.5% के, जिसको हम अबीटा। अविनाश सर भी हमारे साथ है। अविनाश सर, मैं आपके सामने ना कुछ नंबर्स रख रहा हूँ, आप भी जरा देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। पहले मैं एक बार जरा दर्शकों के सामने सारे नंबर्स रख देता हूँ। अबीटा, जिसको हम टिपिकली मार्जिन्स कहते हैं, वो आए हैं करीब करीब 18%। हमारा अनुमान था वो आएंगे 16.5%। तो मार्जिन्स के फ्रंट पे भी नंबर्स हैं बहुत शानदार। तो मैं तीन चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। सेल्स, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, इनलाइन। प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त नंबर आए हैं 19,000 करोड़ रुपए के। अबीटा मार्जिन्स करीब आने चाहिए थे 16% के, वो आए हैं 18% के। मैं आपको एक अच्छा और एक अबीटा के नंबर भी बता देता हूँ, वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखूँगा और बाद में जब सेगमेंट टू सेगमेंट चीज़ें आएंगी वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन तीन ही चीज़ें मेरे को लग रहा है मोर देन सफिशिएंट है। और इससे पहले भी अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे जियो का, जो थोड़ी देर पहले ही कंपनी ने अनाउंस भी किया है, वो नंबर भी अपने आप में काफ़ी शानदार आया है। तो रिलायंस के नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, बहुत ही शानदार है। अविनाश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अविनाश सर, मार्जिन्स 16 चाहिए थे, 18% आए। प्रॉफिट चाहिए था 16,000 करोड़ का सर, 19,000 करोड़ का आया। रेवेन्यू चाहिए था 2,21,000 का, आया 2,13,000 का। नंबर तो बहुत ही शानदार है। आप सभी पैरामीटर्स पे इसको ठीक समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे नंबर्स है। मार्केट को लग रहा था कि चौथे तिमाही में प्रॉफिट का जो ग्रोथ रहेगा वो शायद फ्लैट आएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन में एक अच्छा इजाफा आएगा, लेकिन तीनों फ्रंट पे कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाए। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो टेलीकॉम बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, इसमें बड़ी मात्रा में मुझे लग रहा है कि अनुमान से अच्छे नंबर्स आ गए हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, स्पेशली बॉटम लाइन को लेके, ये मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव सरप्राइज है। मार्केट्स डेफिनेटली मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात जरूर एक्सपेक्ट करेगी कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम और बेसिकली रिटेल का बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटी है, कितना ग्रोथ आगे आएगा। प्लस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो उनकी अभी डीमर्ज कंपनी होने वाली है, उसके ऊपर क्या आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करता है। बट डेफिनेटली फर्स्ट लुक पे नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। और कहीं डेफिनेटली मंडे को जब स्टॉक खुलेगा, थोड़ा डेफिनेटली बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव भी नहीं आ रहा था। ना तो वॉल्यूम के अंदर आ रहा था, ना ही प्राइस एक्शन, ना ही प्रीमियम्स के साथ था। हमने फ्यूचर्स दिन भर किसके चेक किए। हाँ, चलते चलते थोड़ा बाइंग ज़रूर हुआ था, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे नंबर्स इस समय काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठीक है। अविनाश सर, मेरे साथ आप बने रहिएगा, मेरे को दो चार चीज़ें आपसे और पूछनी पड़ेंगी, लेकिन इस बीच मेरे साथ आदित्य शाह भी हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया। मैंने जितने भी अब तक नंबर्स देखे हैं, राइट फ्रॉम मार्जिन से लेके अबीटा के लेके, अबीटा भी करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 36,500 करोड़ का आएगा, वो आया है 38,000 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, मार्जिन्स अच्छे हैं, इसलिए प्रॉफिट भी आपको जस्टिफाइड लग रहा है। अगर ये मार्जिन अच्छे नहीं होते तो हम कह सकते हैं इसमें अदर इनकम का कोई कंपोनेंट ज़रूर होगा, लेकिन क्योंकि मार्जिन्स भी 18% के आए तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी 19,000 करोड़ की है, इस पर डाउट नहीं हो सकता। तो आप इसको कैसे रेट करते हैं, और प्राइस के हिसाब से भी जरा बताइएगा ये कितनी इंपॉर्टेंस इस समय रखता है? देखिए डीपी जी, रिजल्ट्स बहुत स्टेबल हैं। रिजल्ट्स के इंटरनल देखना होगा। जियो के इंटरनल्स तो क्लियर हैं, जियो के रिजल्ट स्टेबल हैं। रिटेल साइड में रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखना होगा, और उनके पेटकेम और पेट्रोलियम बिजनेस में शानदार रिजल्ट्स आए हैं। तो ओवरऑल नेट नेट कोई खराबी नहीं है, स्टेबल रिजल्ट्स। एंड रिलायंस जो है वो बैंक के साथ अब मार्केट को आपको उसकी तरफ लीड कर सकता है। आगे जाके कमेंट्री देखनी होगी रिलायंस की कि वो बहुत सारे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो वहां पे जाके क्या रिलायंस की आउटलुक है, क्या रिलायंस करना चाहता है उन बिजनेसेस के अंदर,
ये सब चीजें ध्यान रखने वाली होगी इंटरनल्स के अंदर, और कमेंट्री ऑफ द मैनेजमेंट जो सीएफओ आएंगे उनकी कमेंट्री के अंदर देखना होगा। पर नेट नेट मोटा मोटी अगर आप रिजल्ट्स को देखें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजल्ट्स में, अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बैंक्स टुगेदर विद बैंक्स, रिलायंस है जो कि आपको मार्केट के लीड करेगा। ओके ठीक है, अब तक के सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इनके प्रॉफिटेबिलिटी इस बार इन्होंने शो की है, वो भी तब शो की है जब जीआरएम्स को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट ना तो मार्केट के अंदर थी, ना ही कोई ज़्यादा बहुत बड़ा प्ले था। मेरे साथ अब एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी ज़रा स्वागत कर लेते हैं। और अभिषेक जैन है। अभिषेक जी, आपने नंबर देख लिए होंगे मोटा मोटी, मैं रिपीट नहीं कर रहा। प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, 3000 करोड़ से ज़्यादा, मार्जिन 16 चाहिए थे, 18 आए हैं। एबिटा जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कहते हैं, 36,000 चाहिए था, 38,000 आया है। जियो के नंबर्स में कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं। आरपू का नंबर अभी आ ही जाएगा, थोड़ी देर में मेरे को भी पता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले जो जियो की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से बीट होके आई, यानी कि पॉजिटिव आई है। तो ये तो सभी फ्रंट पर नंबर ठीक लग रहे हैं, मार्केट को हवा ही नहीं लगी कि इतने बढ़िया नंबर आएंगे। नंबर बहुत ही अच्छे हैं अभिषेक जी। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक्स में भी राइट नाउ, मेरे को ये लगता है जियो का नंबर मेरे को थोड़ा इनलाइन लग रहा था। जब नंबर्स आए थे तब 1.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, वी वर एक्सपेक्टिंग 2% ईबिटा ग्रोथ, और 1.7 आया था। बट जो एक्चुअल कंसोलिडेटेड नंबर आया था, इसका मतलब या तो रिटेल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया है, और मार्केट में जो हमारा एस्टिमेट था कि बिकॉज ऑफ डीजल स्प्लिट्स वगैरह में थोड़ा कमी आया है, उसके कारण से इनका इम्पैक्ट आएगा। बट रिलायंस का एज ए लाइक आई बिलीव द कॉम्प्लेक्स नेल्सन फैक्टर इज ऑलमोस्ट हाई, उसके कारण से इनके आई थिंक इन्होंने स्प्रेड्स में काफी ज्यादा मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, ऐसा ना लग रहा है। और मार्जिन साइड में भी मेरे को लगता है रिटेल का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है राइट नाउ। तो आई थिंक ये नंबर काफी अच्छे लग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड लाइक टू सी नंबर्स इन डिटेल बिकॉज अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट ऑन द फर्स्ट काउंट द नंबर लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। और विद अभी नियर में जो जियो फाइनेंशियल का चल रहा है राइट नाउ, तो अगर वो होगा तो आई बिलीव कि दिस स्टॉक शुड मूव हायर फ्रॉम करंट लेवल्स राइट नाउ। नहीं, ये बात आपकी भी ठीक है। मैं एक और वैल्यू एडिशन भी कर देता हूँ। 178 रुपये का आरपू है। हालांकि आरपू के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके और वर्टिकल्स ज़्यादा अच्छे होके आए हैं। अगर आपके आरपू में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, अगर आप इसको इनलाइन भी समझते हैं जियो के नंबर, बट अपार्ट फ्रॉम जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर प्रॉफिटेबिलिटी के आए हैं और मार्जिनस के आए हैं, दोनों फ्रंट पे बहुत ही शानदार है। लगता उम्मीद है कि इनके अंदर के वर्टिकल्स में या फिर रिटेल का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसी की जरा पड़ताल करते हैं। सौमित मेरे सहयोगी मेरे से जुड़े हैं। सौमित, हर फ्रंट पे नंबर ठीक है, रेवेन्यू इनलाइन, मार्जिन 16 चाहिए थे, 18 आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36,000 चाहिए था, 38,000 आ गया। प्रॉफिट 16,000 करोड़ चाहिए था, 19,000 करोड़ आ गया। आरपू 178 है, हालांकि उसमें ज़्यादा चेंज आया नहीं और लगता भी नहीं कि जल्दी चेंज आएगा। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस सेगमेंट ने परफॉर्म किया है जो 19,000 करोड़ के नंबर आ गए? तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर को समझना चाहूँ तो यहाँ पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो O2C सेगमेंट से क्लियरली देखने मिला है। अगर आप O2C सेगमेंट का एबिटा नंबर देखेंगे वो तो करीब 16,300 करोड़ के आसपास आया है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी 15,200 करोड़ का, तो 900 करोड़ का बीट तो यहाँ पे ही आपको देखने, 900 to 1,000 करोड़ का बीट तो आपको यहाँ पे ही देखने मिल जा रहा है O2C सेगमेंट में। अब अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो एबिटा नंबर जो है 38,440 करोड़ का, वो 9% हायर है पिछले क्वार्टर से। मार्जिन में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने मिला है, 16.2 से ये बढ़कर 18.1% हो गया है। और नेट प्रॉफिट जंप अगर हम देखें तो करीब 22% का नेट प्रॉफिट जंप आया है, करीब 19,300 करोड़ के आसपास का ये नंबर है। अब सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर बीट देखने को मिला है, 17% ग्रोथ किया है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि रिफाइनिंग मार्जिन जो थे Q4 में वो काफ़ी स्टेबल थे, मार्केटिंग बिजनेस का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा होगा, और उसी के साथ जो पेट्रोकेमिकल मार्जिन थे उसमें एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला होगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्राइसेस भी ऊपर थे फोर्थ क्वार्टर में ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और उसके सामने अगर आप एनर्जी कॉस्ट देखेंगे तो वो काफ़ी कम हो गया था। नैप्था एक सबसे बड़ा की रॉ मटेरियल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, जिसके प्राइसेस करीब 20% घटे थे फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में, और इसका क्लियर बेनिफिट O2C सेगमेंट में देखने मिल रहा है। अब अगर हम रिटेल की बात करें तो वहाँ पे 3,800 करोड़ का एक एबिटा नंबर आया है, जो कि हालांकि अगर आप देखें तो Q on Q बेसिस पे थोड़ा घटा है 2% से, बट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे भी ये कम आया है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी करीब 4,000
5,700 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास का ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशन थी, बट कंपनी ने जो रिटेल का एबिटा डिस्क्लोज किया वो करीब 4,900 करोड़ का है। अब अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करें तो वो प्रीटी मच इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है। 3,800 करोड़ का नंबर एक्सपेक्टेड था, वही नंबर आया है कंपनी की तरफ से। और उसके अलावा फाइनेंशियल और अदर्स बिजनेस जो है उसकी उतनी ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। अब अगर हम जियो की नंबर्स की बात करें तो जियो के नंबर्स भी प्रीटी मच इन लाइन आए थे, कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला था। रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट तीनों ही फ्रंट पर अगर आप देखें तो करीब 1.7% का ग्रोथ आया था, जो कि एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने था। बट जो अगर आप एबिटा की ग्रोथ देखेंगे जियो में, वो सबसे स्लोएस्ट एवर थी जब से कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट करना स्टार्ट किए तब से लेके अब तक। और इसके पीछे का रीज़न यही था कि सब्सक्राइबर एडिशंस म्यूटेड थे और फोर्थ क्वार्टर में कोई भी बड़ा टैरिफ हाइक नहीं होने के कारण ये म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स थे। और जो आरपो आप देखेंगे वो सिर्फ 178.8 का आया है, पिछले क्वार्टर ये नंबर 178.2 का था। तो करीब फ्लैटिश सा ग्रोथ जियो में देखने मिला है। जो ग्रोथ लीड हुआ है वो O2C सेगमेंट में हुआ है, बाकी सारे डिवीजन के नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन आए हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के सामने भी। ओके ठीक है सौमित, हालांकि हमारे साथ मेहमान भी हैं, अविनाश सर भी हैं, आदित्य शाह भी। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमको बताइएगा जरा, आपका सवाल भी हम उन मेहमानों तक पता कर लेंगे। लेकिन इस बीच नंबर्स हमने सारे आपके लिए कंसोलिडेटेड करके रख दिए हैं। कंसोलिडेटेड इन द सेंस यानी कि सभी नंबर्स हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही शानदार, करीब 19,000 करोड़ रुपए की। एक चीज़ मेरे को पता करनी है आदित्य आपसे कि ये जो आरपू आया 178, और मैं इसके नंबर्स भी चेक कर रहा हूँ, कोई नंबर्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप नंबर देखेंगे टोटल सब्सक्राइबर में तो 439 मिलियन नंबर इस बार आया और 432 मिलियन है। डेट मीन्स टेलीकॉम को छोड़ के अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी टेलीकॉम में। आपको ऐसा लगता है कि टेलीकॉम को ज़रा वेटेज देता नहीं है मार्केट तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स को वेटेज देगा और साथ ही मार्जिन्स को वेटेज देगा, जो टोटल रिलायंस इंडस्ट्री शो कर रहा है। उसमें जियो अभी इतना बड़ा नहीं है कि जियो के अंदर नंबर थोड़ा भी ख़राब होगा या अगर थोड़ा भी इनलाइन नंबर आएंगे तो मार्केट उसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात ठीक है ना? अगर आप देखेंगे जियो के नंबर्स जो है वो स्टेबल है, खराब नहीं है उतने। आरपू उतनी बढ़ी नहीं है, बट आने वाले क्वार्टर्स में आरपू बढ़ेगी। रिलायंस जियो ने अभी टैरिफ हाइक्स देना शुरू कर दिया है, तो मेरे हिसाब से ये नंबर्स स्टेबल नंबर्स है। आरपू बढ़ी नहीं है, ये एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट आने वाले क्वार्टर्स में अब दोनों भारती एयरटेल और जियो से ये इंडिकेशंस बहुत क्लियर है कि वो लोग टैरिफ हाइक्स करने वाले हैं। इस बार भी रिलायंस जियो ने नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयरली प्लान्स है उनको कम कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि रिलायंस का मेन कोर बिजनेस जो O2C बिजनेस है, वहां पे एक शानदार बीट जैसे सौमित ने भी अभी कहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बड़ी बात ये भी होगी कि कमेंट्री सुननी होगी मैनेजमेंट की कि वो कब हाइक कर सकते हैं जियो के जो टैरिफ्स हैं उनको। मेरे हिसाब से अब दोनों भारती एयरटेल और जियो 200 रुपए की आरपू बहुत ही जल्द अचीव कर पाएंगे। अविनाश जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, O2C सेगमेंट अगर हम देखें तो वहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला इस क्वार्टर में, तो क्या ये आउट परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है आगे जाके? क्योंकि Q4 में तो स्पेसिफिक रीजंस थे कि सिंगापुर GRMs जो थे वो हायर लेवल पे थे, बट अभी अगर हम देखें तो वो काफ़ी गिर चुके हैं। तो क्या ये ग्रोथ जो O2C सेगमेंट में देखने को मिला है फोर्थ क्वार्टर में, क्या ये सस्टेनेबल है आगे चल के भी? लग तो रहा है कि नंबर सस्टेन होंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए इस सेगमेंट के मार्जिन्स को बढ़ने के लिए क्या क्रूड के प्राइसेस रहेंगे, गवर्नमेंट का विंडफॉल टैक्स कितना रहेगा, ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर क्रूड प्राइसेस इस क्वार्टर में भी स्टेबल रहते हैं अप्रैल टू जून के क्वार्टर में, तो मुझे लग रहा है कि ये मार्जिन्स OTC बिजनेस में जो हमने चौथे तिमाही में देखे हैं वो मेंटेन होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि रिलायंस की जो एफिशिएंसी है और जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो मार्केट्स के एवरेज से ऑलवेज अच्छा होता है। तो आई एम प्रीटी पॉजिटिव दैट इवन फर्स्ट क्वार्टर में ये नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे और मेरे ख्याल से कंपनी मार्जिन्स मेंटेन करने में इसमें काफी सक्सेसफुल हो सकती है। अभिषेक जी, अगला सवाल आपसे रहेगा रिटेल बिजनेस को लेके। सिक्वेंशियली ग्रोथ देखने को मिला है 3% का, करीब 4,900 के आसपास का ये नंबर है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस भी एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के इन लाइन आया है ये नंबर, बट आगे चल के आपको कैसा लग रहा है ग्रोथ, गिवन द फैक्ट दैट कंपनी काफ़ी अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है? आपके क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है रिटेल डिविजन में? देखिए, अगर आप एक बात करेंगे, Q4 जनरली रिटेल के लिए वीक रहता है। फिर भी अगर इस कंपनी ने अगर 3%, हालांकि ये नंबर हमारे इनलाइन ही है राइट नाउ,
बट ये 4900 करोड़ का जो नंबर है वो एक अच्छा नंबर है। मेरे को लगता है ये आगे जाके जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी अबाउट इनका न्यू एक्सपेंशन का राइट नाउ जो रिलायंस इज टॉकिंग अबाउट एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड, तो उसका इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बट मेरा जो ओवरऑल व्यू यही है कि अगर आपको रिटेल में अगर आपको देखना है राइट नाउ तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 1 or 2 मोर क्वार्टर्स राइट नाउ, वो कैसा करते हैं और उसके बाद देखेंगे। ऑल्सो मैनेजमेंट की कमेंट्री ऐसा मार्केट में बस है राइट नाउ कि ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ डीमर्जर ऑफ रिटेल बिजनेस जो एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग रहेगा। तो आई थिंक दिस विल लीड टू अ मेजर अपसाइड साइकिल फॉर द कंपनी इटसेल्फ ओनली। तो आउटलुक पॉजिटिव है आप रिलायंस में, यानी कि रिटेल साइड में मेरे को लगता है कि जब वर्स्ट ऑफ द टाइम जब लास्ट क्वार्टर था तब इन्होंने काफी अच्छा किया जब दूसरे प्लेयर्स नहीं कर पा रहे थे। तो डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव ही है और मेरे को लगता है ये कंटिन्यू टू डू वेल। आदित्य जी, आपसे सवाल रहेगा टेलीकॉम बिजनेस के लिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से ड्रैग रहा है परफॉर्मेंस टेलीकॉम बिजनेस का पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट पे, तो क्या स्ट्रीट इसको नेगेटिवली लेगा कि जो परफॉर्मेंस आया है वो प्रीटी मच इन लाइन ही रहा है, और आगे चल के आपका कैसा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है टेलीकॉम बिजनेस में? स्वामी जी, मेरे हिसाब से एक बहुत की फैक्टर इसमें ये भी रहेगा कि वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रहा है आगे, और अब भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ही इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर रहेंगे। मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर्स ने ये सिग्नल कर दिया है कि वो प्राइस हाइक जरूर लेंगे। वो प्राइस हाइक धीरे धीरे करके लेंगे ताकि पेन ना हो कंज्यूमर्स को। मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 200 रुपए की आरपीयू जो है वो भारतीय एयरटेल ने भी गाइड किया है कि वो 200 रुपए की आरपीयू अचीव करेंगे, और मेरे हिसाब से रिलायंस जियो भी 200 रुपए की आरपीयू अचीव करते हुए नजर आएंगे। और ब्रॉडबैंड के अंदर भी अच्छे इनरोड्स कर रहे हैं जियो में, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिजल्ट्स थोड़े से इनलाइन है और आरपीयू थोड़ी सी वीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 4 से 6 क्वार्टर्स के अंदर थोड़ा और रिकवर करना शुरू हो जाए। ठीक है, अभिजीत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आपके लिए अब हालांकि बहुत सारे एक्साइटमेंट वाले नंबर आए हैं इस बार, प्रॉफिट से लेके मार्जिन से लेके और ओटीसी बिजनेस से लेके, और ठीक है अभिजीत से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अविनाश जी भी अभी नहीं है। एक काम करते हैं और जरा मैं आपको नंबर एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूँ कि किस किस सेगमेंट के अंदर अच्छा है, और साथ ही ना मुकेश अंबानी जी की कमेंट्री भी आई है, उनके कुछ कमेंट्री के पॉइंट्स भी हम आपके सामने लेके आएंगे। जो भी आप नंबर इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह डिजिटल आई, वो करीब कंपनी की अच्छी बढ़ रही है, करीब 30,000 करोड़ है, और आपको मालूम है कि कंपनी डिजिटल को लेकर काफ़ी फोकस्ड है। कस्टमर बेस जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे। अभिजीत, एक्साइटमेंट वाली बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है, आपके लिए ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर क्या दिखे? प्रॉफिट, मार्जिन, एबिटा, ओटीसी बिजनेस, क्या ज़्यादा अच्छा लगा आपको? देखिए, एबिटा जो आया है वो 38,440 करोड़ का आया है, जो हमारे एस्टीमेट से 6.5% का बीट है। ये बीट है जो सोली स्टैंडअलोन बिजनेस के बीट आने से हुआ है। स्टैंडअलोन एबिटा करीबन 18,070 करोड़ के आसपास आया। एक्सपेक्टेशन था 16,700 करोड़ के आसपास का, 16,000 करोड़ के आसपास का। तो डेफिनेटली जो बीट आया है वो वहाँ पे आया है। बाकी जियो और रिटेल का जो एबिटा है वो लार्जली इन लाइन एक्सपेक्टेशन है। जियो का आरपू भी बहुत मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है सीक्वेंशियल बेसिस पे। सब्सक्राइबर एडिशन भी इन लाइन है। तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। जो भी बीट है वो स्टैंडअलोन बिजनेस में ही आया है। स्टैंडअलोन बिजनेस में जैसे आप कह रहे हैं बीट है, ये अभिजीत मोर देन सफिशिएंट है शेयर को री रेट करने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि वन ऑफ द एक और फाइनेंस क्वार्टर दिखाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस बार के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वन ऑफ द हाईएस्ट है? देखिए, हमारा ये व्यू है कि जैसे जैसे रिफाइनिंग मार्जिन नॉर्मलाइज हुआ है, अभी तो काफ़ी नीचे आ गया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन अगर मिड साइकिल लेवल पे रहता है तो जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट वापस इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। ऐसा होता है तो स्टैंडअलोन बिजनेस में थोड़ा री रेटिंग का संभावना है, क्योंकि वो ओवरहैंग खत्म हो जाएगा एक्सपोर्ट टैक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में है रिफाइनरी बिजनेस में। सेकेंडली, चाइना रीओपनिंग से ओवरऑल आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डिमांड
और पेट्रोकेमिकल का डिमांड भी इम्प्रूव होगा, जिससे कि दोनों सेगमेंट में मार्जिन के लिए वो लिहाज से अच्छा है। सो स्टैंड अलोन बिजनेस में O2C बिजनेस अच्छा रिकवरी दिखाएगा, और एक क्वार्टर और अगर अच्छा दिखाया तो यहाँ पे काफी री रेटिंग आने का संभावना है। ठीक है अभिजीत, एक लास्ट सवाल मेरा है, चांसेस कितने हैं कि सरकार विंडफॉल टैक्सेशन को इसके बारे में सोचेगी और इसको वापस इम्प्लीमेंट नहीं करेगी? रिसेंटली भी बयान आ चुके हैं। देखिए, हमारा ये व्यू है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है वहाँ पे विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट रिव्यू कर सकती है रिमूव करने के लिए, और काफी संभावना है कि अगर GRM आपका मिड साइकिल लेवल $8-9 के आसपास रहता है, और स्पेशली डीजल और पेट्रोल के जो क्रैक्स है वो रीजनेबल लेवल पर रहता है $20 के आसपास, तो गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल पे नहीं लगाएगी। जबकि जो अपस्ट्रीम PSUs के लिए जो टैक्स है ऑन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन में रखेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस काफी वॉलेटाइल है, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ONGC को $75 से ऊपर कभी मिला भी नहीं है एवरेज रियलाइजेशन। तो ONGC के लिए भी वो अच्छा रियलाइजेशन लेवल है। तो गवर्नमेंट जो अपना ये डोमेस्टिक क्रूड पे विंडफॉल टैक्स कंटिन्यू करेगी, जबकि हमारा अनुमान ये है कि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल पे ये रिव्यू किया जाएगा एट सम पॉइंट इन टाइम। ओके ठीक है अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। गुरमीत चड्ढा भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, आपके लिए क्या इस बार एक्साइटमेंट है? हालांकि मैं लिस्ट बना सकता हूं, आपने भी इसी तरह से लिस्ट बनाई ली होगी कि मार्जिन अच्छे, प्रॉफिट अच्छे, रेवेन्यू इनलाइन, आरपूस ठीक ठाक हैं, चलो ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन ख़राब भी तो नहीं हुए। और दूसरा, जैसे अभी अभिजीत भी बता रहे थे कि इनका जो पेट्रोकेमिकल वाला डिवीज़न है ना, वहाँ से स्टैंड अलोन बीटा काफ़ी अच्छा आया है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आए हैं इन स्पाइट ऑफ दिस की मार्केट में अभी भी वो डर बना हुआ है कि कहीं विंडफॉल टैक्स वापस को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं और ये शेयर को कितना चलाएगा सर मंडे को? आई थिंक नतीजे अच्छे हैं, और अगर आप नतीजों को थोड़ा ब्रेकअप करेंगे तो आप देखेंगे कि टेलीकॉम बिजनेस जो कि जो है वो स्टेडी है, 4700 करोड़ के आसपास है, रिटेल भी कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है। पर जो फर्क आया है, जो ये बीट आया है, अगर आप देखेंगे जैसा आपने मेंशन भी किया, जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसमें उन्होंने लगभग 16,300 करोड़ का एबिटा किया है, जबकि लास्ट क्वार्टर आप देखेंगे तो वो नंबर 13,900 के आसपास था। तो अगर आप उनका जो रिलीज का ब्रेकअप भी देखेंगे तो वो बात कर रहे हैं कि कैसे उनका रेवेन्यू बढ़ा है, करीबन 18-19% एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस था जो हायर था। उसके बाद जो प्राइस रियलाइजेशन भी हुआ है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स का, उसमें भी इम्प्रूवमेंट, हालांकि वो GRM मेंशन नहीं करते हैं, पर थोड़ा और जब हम एनालिसिस करेंगे तो टाइम बाद तो आई थिंक वो चीज़ उधर पे आएगी। तो आउट परफॉर्मेंस ऑयल टू केमिकल से है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर ट्रिगर के साथ में भी मुझे लगता है कि जो बड़ा ट्रिगर है वो रिलायंस का जो है वो अनलॉकिंग से ज़्यादा आएगा। तो अब 1-2 क्वार्टर और हमें देखना पड़ेगा कि ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस कंटिन्यूसली अच्छा करता है, तो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। और इस एनवायरनमेंट में जब थोड़ा ग्लोबल इन्वायरमेंट थोड़ा सा डल हो, कुछ नतीजे हमने देखा इन्फोसिस के अच्छे नहीं आए, TCS साइड का, तो कोई भी नतीजा जो बीट करता है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी डेफिनेटली लाता है। बट जो बिगर जैसे मैंने बोला, जैसे जियो फाइनेंशियल का जो होना है फोरे होना है, उसके अलावा मुझे लगता है जियो की लिस्टिंग होगी इवेंचुअली 1.5 साल में। और कुछ मुझे लगता है जो एक कंसर्न है इस चीज़ का कि जो वापस से जो डेट बढ़ रहा है, बिकॉज रिलायंस कैपेक्स कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है काफ़ी सारे, अगर वो थोड़ा एनर्जी बिजनेस की मोनेटाइज कर पाएंगे फ्यूचर में, तो वो एक कंसर्न एड्रेस होगा। तो मुझे लगता है लंबे टिकल शायद अभी है, पर हाल फिलहाल ये नतीजा जो है काफ़ी स्टेडी और अच्छा है। एक पॉइंट मेरे को आपसे और पता करना है, आपकी रीडिंग और आपका एनालिसिस उस पर ये बता रहे हैं कि हमारा 64% फुटफॉल बढ़ा है इस बार, हाँ, और ये बता रहे हैं कि हमारा रिटेल सेगमेंट ने 30% ग्रो किया है। अगर मैं OTC के बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर मैं जियो को नहीं मानता तो मैं क्या रिटेल को मान सकता हूँ? ये जो आप अनलॉकिंग की बात बोल रहे हैं, क्या इस फाइनेंशियल ईयर में होने के गुरमीत चांसेस कितने हैं? इस तरह के जब आप वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉफिट दिखा रहे हैं क्वार्टर्स के अंदर, ये सही समय हो सकता है कि रिलायंस अपने डिविजन्स को अलग अलग करे, रिटेल के रेट दे दे, जियो के रेट अलग से दे दे?
देखिए इवेंचुअली होगा, कब कितने समय में होगा कैसे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी बिजनेस में अगर वो मोनेटाइजेशन जो उन्होंने कोशिश की थी अरामको के साथ, वो हो जाता तो शायद जल्दी हो जाता, बट जैसा मैंने बोला कि पहले आपको एनर्जी बिजनेस में दिखेगा। और दूसरा मुझे लगता है ये जो जियो में और जो ये कंटेंट का चौकसी जी ने भी बात करी थी इसकी पहले एक बार, कि जो ये कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं जियो सिनेमा ओटीटी पे, उसका इम्पैक्ट जियो पे आपको दिखेगा, डेटा कंजम्पशन पे दिखेगा, सब्सक्राइबर मिक्स में दिखेगा। अभी हमने देखा कि 2 करोड़ से ऊपर का डेली व्यूज आ रहा है जियो सिनेमा आईपीएल को लेकर, तो जितना कंटेंट इन्वेस्टमेंट होता जाएगा उसका इम्पैक्ट आपको टेलीकॉम पे भी देखने को मिलेगा, सब्सक्राइबर मिक्स में, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू में, डेटा कंजम्पशन में, और उसका जो डिजिटल इकोसिस्टम वो क्रिएट कर रहे हैं पूरे इसमें, उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट ये लंबा प्रोसेस है, मतलब इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, नियर फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर, फिर फाइनली जियो का लिस्टिंग और एनर्जी बिजनेस का जो वो है वो मैटर करेगा। प्लस ओटीसी बिजनेस में कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। वन ऑफ होगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक में 2 साल से कंसोलिडेट हुआ है, टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों आए हैं, तो अच्छे नतीजे इस एनवायरनमेंट में डेफिनेटली सेंटिमेंटली भी बहुत अच्छे हैं। गुरमीत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका समय हमने लिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक, आपका भी शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ समय लिया। आप ट्रैवल कर रहे थे इन पार्ट ऑफ दिस, आपने फिर भी अच्छे से रीड करके हमको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिला के नंबर को हम समरी दे देते हैं फिर से। आप एक एक फ्रंट को उठाइएगा। रिटेल का बिज़नेस इन लाइन से बेहतर हुआ, यानी कि ज़्यादा अच्छा बेहतर है। दूसरा ओटीसी, जिसको हम केमिकल्स बिजनेस कहते हैं, टिपिकली पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, शानदार नंबर, शानदार अबीटा उसके अंदर है, उसी की वजह से ही आपको ये नंबर बढ़ता हुआ दिखा है। तीसरा डिवीजन है जियो। जियो के नंबर्स ठीक हैं, इनलाइन जैसा समझिए, आरपू इनलाइन जैसा समझिए, तो वो ठीक ठीक है। तो एक रिटेल वाला डिवीज़न ठीक, जियो वाला डिवीज़न ठीक ठीक, इसके अलावा एनर्जी वाला डिवीज़न सुपर्ब, और इसके अलावा जो लास्ट में आप कंपाइल कर रहे हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको प्रॉफिट 19 से कहीं ज़्यादा बेहतर, मार्जिन्स 16 से 18% कहीं ज़्यादा बेहतर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36,000 करोड़ चाहिए था 38,000 करोड़ कहीं ज़्यादा बेहतर। तो सभी फ्रंट पे नंबर्स ठीक लग रहे हैं, इसलिए मार्केट रिएक्शन अगर पॉजिटिव दे, इसमें कोई हैरानी भी नहीं होगी। कितना आएगा उसको लेकर थोड़ा कैलकुलेशंस है, हो सकता है 2400 के ऊपर खुले, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये मैं अपना एनालिसिस भी साथ में जोड़ के आपके रख सकता हूँ कि शायद 2400 के आसपास एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को खोला जा सकता है। तो सोमवार को इस नंबर्स का रिएक्शन होगा, देखते हैं कैसे आगे प्ले करते हैं। नंबर शानदार है, मार्केट में वेटेज वाला शेयर है और उम्मीद करते हैं कि इसका मार्केट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। इस कार्यक्रम को, इस सेगमेंट को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।